हेलो बच्चों, वेलकम टू जयंता पब्लिक स्कूल। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। हमने लेक्चर 1 में देखा था कि सेल की खोज किसने की, इस सभी बातों को देखा, ठीक है। और आज हम देखेंगे सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आपसे मैं एक बात और करना चाहूँगा कि आप लेक्चर को देख रहे हैं तो साथ में एनसीईआरटी की बुक को लेके बैठिए और इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी क्या हैं, घर पे हैं, उनको भी घर बैठे उनकी पढ़ाई हो जाए, उनको भी मदद मिल जाए। वैसे भी हमने चैनल ही बनाया है लोगों की मदद करने के लिए। ये उन लोगों के लिए है कि जो कोचिंग नहीं जा सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे दूसरे से ट्यूशन पढ़ सकें स्कूल टाइम के बाद, तो वे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. यह सबसे बाहरी परत होती है कोशिका की जो कि सेल को इसके बाहर वाले वातावरण से अलग करती है। मतलब आउटर एनवायरनमेंट से सेल को अलग करने कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर कुछ खास ही मटेरियल्स को अंदर आने देती है कोशिका के और बाहर जाने देती है। मतलब हर कोई अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता, केवल कुछ ही मटेरियल्स जिन मटेरियल्स की सेल को ज़रूरत है, ठीक है, तो वो सेल पहचानता है कि मुझको क्या चाहिए, क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, तो जो ज़रूरी है उन्हीं को अंदर आने जाने देता है, ठीक है। या कुछ मटेरियल्स को अंदर आने जाने से रोकता भी है। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब सबके लिए खुला हुआ दरवाज़ा नहीं है, केवल जिनके पास स्पेशल पास है, ठीक है, जिन मटेरियल्स को की ज़रूरत है सेल के अंदर, केवल वही अंदर जा सकते हैं, बाकी सब नहीं जा सकते। तो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस इनटू द सेल। तो कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है, कैसे अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। हाउ डू सब्सटेंसेज मूव आउट ऑफ द सेल। किस प्रकार से जो पदार्थ में कोशिका से बाहर निकलते हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region where its concentration is low. कुछ पदार्थ हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, वे कोशिका के आर पार निकल सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा। आप सभी ने पढ़ा होगा डिफ्यूजन क्या होता है कि व्हेन अ गैस मूव from its higher concentration to its lower concentration, then the process is called diffusion. जब कोई गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो बाहर से ऑक्सीजन क्या होगा? मूव करके सेल के अंदर जाएगा कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है तो डिफ्यूजन के द्वारा चला जाएगा। वैसे अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो डिफ्यूजन के द्वारा अंदर से सेल के अंदर से निकल करके बाहर चला आएगा और कंसंट्रेशन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, बराबर कर देगा। तो आपने पिछले चैप्टर्स में भी डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है। हम देखते हैं कि क्या होता है, एक सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अचानक क्या हो जाता है? मूवमेंट होता है, वह गति करता है, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि आप स्प्रे को केवल अपने कपड़ों पे छिड़कते हो, लेकिन आप जैसे ही निकलते हो बाहर, हर जगह वो क्या होती है? उसकी स्मेल फैल जाती है, क्योंकि आपके कपड़ों पर जो स्प्रे है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है,
और बाकी जगह पे क्या है कंसंट्रेशन लो है, तो आपके कपड़ों से बाकी जगह की तरफ मूव कर जाता है, वहाँ पे खुशबू आने लगती है। खाना किचन में बनता है, आपके घर के किचन में खाना बनता है, लेकिन मसालों की खुशबू बाहर तक आती है, क्योंकि किचन में क्या है उन मसालों की खुशबू का कंसंट्रेशन हाई है और बाहर कम है, तो वे किचन से बाहर की तरफ मूव करते हैं। अगरबत्ती जो होती है कमरे में पूजा घर में जलाई जाती है, ठीक है। वहाँ हम अगरबत्ती कहाँ जलाते हैं, इंसेंस स्टिक को पूजा घर में जलाते हैं, बट उसकी खुशबू कहाँ आती है, पूरे कमरे में आती है, क्योंकि पूजा घर में कंसंट्रेशन हाई है, बाकी जगह पे कंसंट्रेशन लो है, तो पूजा घर से क्या है बाकी जगह पे फैल जाती है डिफ्यूजन के द्वारा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन क्या है। या फिर आप पानी में एक बूंद क्या डालते हो, कलर डालते हो, ड्रॉप, एक ही ड्रॉप क्या डालते हो, इंक डालते हो, धीरे धीरे पूरे पानी में क्या होता है एक कलर फैल जाता है, क्योंकि जब आप डालते हो तो जिस जगह पे डालते हो वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होता है, बाकी पानी में इंक नहीं होता, कंसंट्रेशन लो होता है, तो क्या करता है डिफ्यूजन के द्वारा धीरे धीरे फैल जाता है। जब डिफ्यूजन वाटर के अंदर होता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। Something similar to this happens in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular wasted and requires to be excreted out by the cells, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of higher concentration to a region of low concentration आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसा कि मैंने बताया कि कोशिका के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं वेस्ट प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती हैं, जबकि सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन लो होता है, तो जो सेल होती है वह डिफ्यूजन के द्वारा CO2 को क्या करती है बाहर निकाल देती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ CO2 चला जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वही आपको एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही ऑक्सीजन का दिया है कि O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। वैसे ही ऑक्सीजन जो है वह जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो वह डिफ्यूजन के द्वारा चला आता है। Thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस बदलाव में, कोशिका और कोशिका के बाहर के एनवायरनमेंट में। भाई कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन बाहर से आएगा, कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा। वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जल भी क्या करता है डिफ्यूजन का पालन करता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है इस प्रकार के सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वह डिपेंड करता है कि वाटर में डिजॉल्व सब्सटेंस क्या है, वाटर में घुले हुए पदार्थ क्या हैं, इस बात पर निर्भर करता है। मतलब ऑस्मोसिस एक तरीका है जिसके द्वारा वाटर हाई वाटर कंसंट्रेशन से की तरफ से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। और किसमें से आर पार करेगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से तब तक पार करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, समानता ना आ जाए। मतलब जब तक सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक वाटर क्या करेगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार होता रहेगा। मान लो सपोज दैट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मान लो हमने सेल को क्या किया, नमक पानी के घोल में डाल दिया। अब क्या है, अब हम सेल के अंदर साल्ट के कंसंट्रेशन को देखेंगे और सेल के बाहर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है और साल्ट का लो है, और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन लो है और साल्ट का हाई है। तो सेल क्या करेगी, अपने अंदर से पानी को निकालना शुरू करेगी तब तक कि क्या होगी, कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, सेल श्रिंक कर जाती है। अब आता है व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। क्या होगा अगर हम एक सेल को शुगर या साल्ट के सोल्यूशन में रख दें, पानी में नमक या चीनी का घोल बनाएं, उसमें क्या करें, उसको कोशिका को डाल दें। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आती हैं। क्या आती हैं, 3 कंडीशन आती हैं। चलिए बारी बारी से हर कंडीशन को देखते हैं।
इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. इफ द मीडियम सराउंडिंग सेल, जो कोशिका के चारों तरफ का मीडियम है वहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, वहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम कह सकते हैं कि जो बाहर का सलूशन है वह क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, पतला है। तो ऐसी स्थिति में सेल क्या करेगी, बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। जब बाहर क्या करेगा, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा तो सेल क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। ऐसे सलूशन को हम हाइपोटोनिक सलूशन बोलते हैं। ऐसे सलूशन को हाइपोटोनिक सलूशन बोलते हैं। जब सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो सेल क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है। ऐसे सलूशन को हाइपोटोनिक सलूशन बोलते हैं। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. वाटर molecules क्या हैं, अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, बाहर से अंदर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में बाहर से अंदर ज़्यादा आते हैं। एंड द नेट रिजल्ट इज़ दैट वाटर इंटर्स द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप। होता क्या है कि नेट रिजल्ट ये होता है कि अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और सेल क्या होता है, फूल जाता है। अंदर पानी ज़्यादा इंटर करता है कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और सेल फूल जाता है। आपने एग्जांपल देखा होगा, किशमिश को पानी में डाल देते हो, क्या होती है, फूल जाती है। चने को पानी में डाल देते हो, फूल जाता है। मटर को डालते हो, सोयाबीन को डालते हो, राजमे को डालते हो, तो होता है कि जब सेल के अंदर क्या है, उनके अंदर वाटर बहुत कम होती है, बाहर ढेर सारा पानी होता है, तो एक तरीके से सलूशन वाली, अगर सलूशन के हिसाब से बात करें तो कंडीशन क्या होती है, हाइपोटोनिक होती है, वे क्या होती हैं, फूल जाती हैं। किशमिश इज द बेस्ट एग्जाम्पल। रेजिन्स क्या है, बेस्ट एग्जांपल है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के। एक बार फिर से बताता हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो हो, सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन हाई हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है, इफ द मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अगर मीडियम का भी वही कंसंट्रेशन हो, बाहर का कंसंट्रेशन वाटर का और सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन जब समान होता है, जब बराबर होता है, then there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as an isotonic solution. तो ऐसे परिस्थिति में कोशिका के आर पार कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, हम उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आइसो का मतलब भी होता है समान, आइसो का मतलब होता है समान, हाइपो का मतलब होता है ज़्यादा। तो जब समान वाटर कंसंट्रेशन होता है तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होता। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट द अमाउंट गोइंग इज इन द सेम as the amount going out, so that there is no overall movement of water, the cell will stay the same size. यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि वाटर का मूवमेंट नहीं होता, वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर सेल के अंदर भी जाता है और सेल से बाहर भी निकलता है। जो ओवरऑल मूवमेंट होता है वह बराबर होता है। नेट मूवमेंट क्या होता है, बराबर। जितना पानी सेल के अंदर जाता है उतना ही बाहर भी निकल जाता है। तो क्या होता है, सेल की साइज में कोई बदलाव नहीं आता आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में। अब आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब क्या है कि सेल में क्या है, ज़्यादा पानी है, और सेल के बाहर क्या है, जिस सॉल्यूशन में आपने डाला है वहाँ पे सेल के बाहर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन लो है। जैसे नमक पानी या चीनी पानी का घोल है, तो सेल के अंदर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन हाई है, सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन लो है। तो ऐसे केस में सेल क्या करेगी, वाटर लॉस करेगी ऑस्मोसिस के द्वारा, और उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। फिर क्या होगा कि वाटर दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। सेल से बाहर भी वाटर आएगा और सेल से बाहर से सेल के अंदर भी जाएगा, लेकिन जो सेल से बाहर आने वाले वाटर का अमाउंट होगा वह सेल के अंदर जाने वाले वाटर की तुलना में ज़्यादा होगा। सेल से बाहर वाटर ज़्यादा आएगा और सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। यह डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का एक स्पेशल केस है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is an example of osmosis. जो एक कोष की फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, साफ जल में रहने वाले एक कोष की प्राणी होते हैं, ज़्यादातर प्लांट सेल्स होती हैं, पौधे की कोशिकाएं होती हैं, वे ऑस्मोसिस के द्वारा ही वाटर को गेन करती हैं। ठीक है, प्लांट की जड़ें जो होती हैं वे ऑस्मोसिस के द्वारा ही वाटर को अंदर लेती हैं। Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Diffusion molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy.
डिफ्यूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है गैस और वाटर के एक्सचेंज में एक कोशिका के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ जो सेल होती है वह न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है अपने एनवायरनमेंट से। अलग अलग मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर की तरफ मूव करते हैं एक खास प्रकार के ट्रांसपोर्ट से, जहाँ पे एनर्जी यूज़ की जाती है। भाई अभी तक आपने डिफ्यूजन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। हम कुछ खास ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे एनर्जी भी खर्च होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, खास प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकार्बनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, कार्बनिक अणुओं से बनी होती है जैसे कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है 1 लाख से 3 लाख तक टाइम गुना तक बड़ा करती है। आगे बढ़ते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोकाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी मदद से कुछ कोशिकाएँ क्या करती हैं, बाहर से फूड को अंदर ले लेती हैं, ठीक है, या दूसरे मटेरियल को आउटर एनवायरनमेंट से अंदर लेती हैं। इस प्रोसेस को एंडोकाइटोसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और सम अदर मटेरियल्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोकाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड। अमीबा क्या है, इस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अब आता है सेल वॉल। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल पौधे की कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक दूसरा बाहरी परत होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। पौधों की जो सेल वॉल होती हैं वे सेलुलोज से बनी होती हैं। द सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कि पौधों को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है, संरचनात्मक मजबूती देता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. जब एक लिविंग प्लांट सेल वाटर लॉस करती है तो ऑस्मोसिस के द्वारा, तो ये क्या करती है, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं एक किनारे आके इकट्ठी हो जाती हैं, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. हमने देखा कि केवल लिविंग सेल्स ही ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, डेड सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। सेल वॉल ही कारण है जिस वजह से प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया की जो कोशिकाएँ होती हैं वे डाइल्यूट मीडियम में जिंदा रह पाती हैं बिना फटे। मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी डालेंगे तो ये फटेंगे ही नहीं। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। इन सभी मीडियम में जो सेल होती है ऑस्मोसिस द्वारा वाटर को अंदर लेती है। द सेल्स फिल, कोशिका फूल जाती है, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल के अगेंस्ट एक ढेर सारा बल लगता है, फिर भी वो फटता नहीं है। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल। तो सेल वॉल भी क्या करती है, फूली हुई कोशिका पे एक बराबर बल लगाती है। बिकॉज ऑफ देयर वॉर्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेज इन द सराउंडिंग मीडियम देन इन मसल्स। इस कारण जो प्लांट सेल्स या बैक्टीरियल सेल या फंगाई की सेल्स होती हैं इनके आउटर मीडियम में बदलाव भी होता है, मतलब अपने ढेर सारे पानी में भी डाल देते हो तो ये फटती नहीं है। जबकि एनिमल सेल में क्या होगा, वे ब्रस्ट कर जाएंगी, फट जाएंगी, क्योंकि उनमें कोई सेल वॉल नहीं है। अब आता है न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।